चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को एंड जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? पक्का? चलो, आज तो उमस बहुत हो रही है ना? क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, उमस हो ना। अरे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये मुझे बता रहा है उमस को इंग्लिश में बोलते हैं उमस। अबे ये उनका एक्सेंट है बेवकूफ, मतलब ये उनका बोलने का तरीका है बेवकूफ। इंग्लिश मीनिंग क्या होगा इसका? ह्यूमिडिटी। सुना है? ह्यूमिडिटी, ठीक है। चलो, तो आज काफी है ना? बारिश होगी। चलो, फिलहाल अभी तुम्हारे पास शब्दों की बारिश होने वाली है, ठीक है। और जानते हैं वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है ना इंग्लिश के लिए। हाँ जी, किसका? इसका इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब होता है कहावत है वो, लोकोक्तियां या आ, मुहावरे कह सकते हैं, ठीक है। आप तो बता दोगे तब, ठीक है। तो ये वही चीज है, ठीक है। कोई लोग इसको आइडियम्स भी बोलते हैं। मार में जाना, तो बस हमें समझना है ये होता क्या है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं वैसे तो पहले भी बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर से बताता हूं आपको कि ये जो इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं ना, ये आप लोग क्या करते हो, रटने की गलती करते हो, समझ रहे हो? आप इसको क्रैम करने की गलती करते हो, तो आपको रोट लर्निंग फिर मिलती है। ये ऐसी चीज है जिसको रटा नहीं जा सकता, इसको रटा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ समझा जा सकता है, ठीक है। हाँ, एक मिनट। देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं कि इडियम और जो फ्रेज होते हैं, इनको समझा जाता है, रटा नहीं जा सकता, है ना। क्योंकि अलग अलग डिक्शनरीज, मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, अलग अलग डिक्शनरीज में अलग अलग शब्द इस्तेमाल करके इसको परिभाषित किया जा सकता है, किसी मतलब पार्टिकुलर इडियम को या फ्रेज को, ठीक है ना। अलग अलग साइट्स पर अलग अलग टीचर्स के अलग अलग शब्द हो सकते हैं, अर्थ एक निकलेगा बस, ये आपको समझना, ठीक है। चलो, तो आप समझते हैं मैंने क्या किया, आपको दो दो तीन तीन भाषा में मैंने, मतलब दो दो तीन तीन तरीके से आपको इनको समझाने की कोशिश की है, जो आपको दो दो तीन तीन तरीके से शायद एक जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। इंटरनेट पर भी आपको एक जगह एक ही तरह का मिलेगा। मैंने आपको दो दो तीन तीन तरह से आपको समझाया, जिससे किसी भी प्रकार से आपका एग्जाम में आ जाए, आपको क्या करना है, बस अर्थ समझना और उसको ऑप्शंस के हिसाब से टिक कर देना। चलो, तो पहला देखो जरा इसको, ठीक है, फिर देखते हैं हम, ठीक है। चलो, पहला क्या है, देखो, मैं आपको रटाऊंगा नहीं, बड़ा जो है सिंप्लीफाई करूंगा इसको, मतलब ये कि आपको सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा। पहला क्या है, क्विकन द पल्स। देखो, पल्स क्या होता है, हमारी नाड़ी, जानते हो ना, है ना। कहते हैं ना यार उसकी पल्स गिर रही है, हाँ कह सकते हो, ठीक है, नब्ज टाइप बोलते हैं ना, हाँ, ठीक है ना, बोलते हैं ना, ठीक है। चलो, एक मिनट। चलो, देखो जरा, क्विकन द पल्स। क्विक, क्विक शब्द आपने सुना है? क्विक का मतलब क्या होता है? पक्का? तेज, यानी ये क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या होता है ये? एडजेक्टिव होता है। अब क्विक मतलब तेज। अब क्विकन, ई एन लगा है इसमें, क्या लगा है? ई एन। ई एन आपका सफिक्स तथा प्रीफिक्स दोनों का काम करता है। सफिक्स यानी बाद में लगना, और प्रीफिक्स मतलब पहले लगना। अब ई एन जब शब्दों में लग जाता है, नाउन एडजेक्टिव में लगता है, ठीक है। किस में लगता है? नाउन या एडजेक्टिव में। जैसे अभी ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो जब ये लग जाता है तो वो बना देता है उस शब्द को वर्ब। क्या बना देता है? वर्ब बना देता है, ठीक है। जैसे क्विक मतलब तेज, और क्विकन यानी तेज करना, तेज बनाना, ठीक है। मतलब ये ऐसा सेंस देता है कि किसी को कोई चीज बना देना या कर देना या उस हालत में डाल देना। ईएन ऐसा सेंस देता है, क्या? कर देना किसी को, कोई किसी की तरह, या बना देना, या किसी हालत में उसको डाल देना, ठीक है। टू मेक और टू पुट, है ना, समझे?
तो ये पहले भी आ सकता है और ये पहले और बाद में भी आ सकता है, किसके, नाउन और एडजेक्टिव के। और फिर वो नाउन और एडजेक्टिव क्या बन जाएंगे, वर्ब बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, क्रिया, क्रिया बन जाएंगे, ठीक है। जैसे क्विक मतलब तेज और क्विकन यानी तेज करना। जैसे क्विकन द पल्स का मतलब क्या है, नाड़ियों को उनको मतलब तेज तेज करना। या जैसे मान लो जो 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 पल्स मतलब जो धड़कन होती हैं, जो धड़कन होती है उनको क्या करना, तेज कर देना, क्या कर देना, तेज कर देना। अब ये कब होता है, जब हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, या मतलब ऐसी जैसे मतलब एकदम, अरे यार तूने तो ऐसी खबर दे दी, तो धक धक हो गई, होता है कि नहीं, होता है, धक धक हो गई मेरे तो, होता है कि नहीं। तो ये ऐसा सेंस देता है, पल्स को क्या कर देता है, क्विक कर देता है, यानी तेज कर देता है, जल्दी 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 चलने लगती है। तो इसका जो एग्जैक्ट जो हिंदी वर्ड क्या लिखा है, धड़कन तेज करना। अब सुनो, ये धड़कनें तेज आपकी किसी भी वजह से हो सकती है, चाहे वो एक्साइटमेंट हो, चाहे वो डर हो, एक्साइटमेंट मतलब तेज ना हो, या डर हो, या तनाव हो, या मान लो एंटीसिपेशन मतलब पूर्वानुमान किसी का लगा लिया, या कोई अन्य भी आपकी चीज हो सकती है, ठीक है। तो अगर इनकी वजह से आपकी जो धड़कन है, जो पल्सेस है, वो तेज हो रही है, तो क्या हो रहा है, क्विकनिंग द पल्स, मतलब वो क्या हो रहा है, क्विक हो रहा है, पल्स क्या जो हो रही है, क्विक हो रही है, तेज हो रही है, ठीक है, जल्दी जल्दी हो रही है। अब सुनो, इसको हम समझते हैं, ठीक है, एक मिनट रुक जाए। चलो, टू इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट मतलब जो दिल की जो धड़कन होती है ना, उनकी जो रेट है, जो दर है, वैसे कितनी बार धड़कता है एक मिनट में, है ना। अब वो, हाँ, अब वो ज्यादा हो जाए तो क्या हो रही है, वो क्विकन हो रही है, क्या हो रही है, वो क्विकन हो रही है। तो जो हार्ट रेट है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ना, है ना, बढ़ना, इंक्रीज यानी बढ़ना या बढ़ाना, ठीक है। इंक्रीज का मतलब लिख लो, जिनको नहीं पता लिख लो जरा। अब ये क्या कर रहा है, टू इंक्रीज हार्ट रेट मतलब जो दिल की जो धड़कन है वो बढ़ना, ड्यू टू यानी की वजह से, लिख लो। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, की वजह से, लिख लो, ठीक है, की वजह से, किसकी वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से, कोमा का मतलब है और भी कुछ है, उत्तेजना। एक्साइटमेंट मतलब क्या होता है, उत्तेजना, उत्तेजना की वजह से, या फियर यानी डर की वजह से भी हो सकता है, यानी या फिर स्ट्रेस यानी तनाव की वजह से भी हो सकता है, क्या, धड़कनें तेज होना। और या फिर एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन का मतलब होता है पूर्व अनुमान लगाना, पूर्व अनुमान, ठीक है, एंटीसिपेट यानी पूर्व अनुमान लगाना, और एंटीसिपेशन उसका नाउन है, तो इसका मतलब होगा पूर्वानुमान, ठीक है, लिख लें। चलो, तो पहला तरीका तो ये बता दिया मैंने आपको, दूसरा और लिखा है, देखो एग्जाम में आपका इस तरह से आ जाए, या इस तरह से आ जाए, या अन्य तरह से आ जाए, आपको क्या करना है, इनका सिर्फ और सिर्फ अर्थ समझना है कि अर्थ क्या होता है इसका। क्विकन द पल्स का मतलब ये है धड़कनें बढ़ा देना, खासकर किसकी वजह से बढ़ सकती है वो, एक्साइटमेंट की वजह से बढ़ सकती है, फियर की वजह से बढ़ सकती है, स्ट्रेस की वजह से बढ़ सकती है, एंटीसिपेशन की वजह से बढ़ सकती है, या कोई अन्य भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमारी धड़कनें बढ़ जाए, ठीक है। तो क्विकन द पल्स का मतलब वही होता है। दूसरा तरीका मैंने और बताया है आपको, समझते हैं इसको भी, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए हुए हैं, क्यों, क्योंकि फिर आपको पता चल जाएगा कि इसका एग्जाम्पल्स में यानी सेंटेंसेस में इस्तेमाल कैसे करें, ठीक है। चलो, तो इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। टू एक्साइट और स्टिमुलेट, एक्साइट, ये जो एक्साइटमेंट है इसका क्या है, ये वर्ब, क्या है ये, इसका वर्ब है, और एक्साइटमेंट क्या है, नाउन, लिख लेना, है ना। कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज द नाउन ऑफ एक्साइट, एक्साइट, ठीक है, मतलब एक्साइट का नाउन क्या होगा, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो टू एक्साइट यानी उत्तेजित करना, है ना, किसी को बढ़ाना, किसी को उत्तेजित करना। और स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का भी मतलब होता है किसी में कोई चीज डालना, भरना, उकसाना, प्रोत्साहित करना, ठीक है, किसी को अंदर से भरना, भड़काना भी कह सकते हो, है ना, भर देना किसी फीलिंग से। जैसे मैं ऐसे सोचता पड़ा हूँ, मैच हार रहे हैं, तब तक कोच आया, अबे हम कर सकते हैं, देखो हमने ऐसे मैच जीता, हमने वैसे मैच जीता, उसने मैं जोर से भर दिया, अब हम लग गए जोर से, तो हमें क्या किया गया,
स्टिमुलेट किया गया। क्या किया गया? हमें स्टिमुलेट किया गया। ठीक है, तो ये अर्थ होता है स्टिमुलेट का। किसको? समवन, किसी को, यानी किसी को उत्तेजित करना या फिर किसी के अंदर कुछ भरना, जिससे क्या होता है? कॉजिंग अ सेंस ऑफ हाइटेंड इमोशंस। जो कॉज मतलब होता है कारण बनना, कारण बनना किसी का। ठीक है, कारण बनना, यानी किसी से कुछ होता है ना, तो अगर वो हो रहा है किसी की वजह से, तो वो कॉज कर रहा है उसको। क्या कर रहा है? उसको कॉज कर रहा है। ठीक है, कॉज मतलब होता है किसी का कारण बनना। ठीक है, कारण बनना या किसी की वजह बनना, लिख लो। ठीक है, जैसे टोबैको कॉजेस कैंसर, पढ़ा है कि नहीं? गुटखा बीड़ी तंबाकू का लिखा देखा होगा ना, टोबैको कॉजेस कैंसर, यानी तंबाकू कैंसर का कारक है, ऐसे तो लिखा होता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट अर्थ क्या निकलेगा? तंबाकू कैंसर का कारण बनती है। समझ गए? है ना? ठीक है, चलो। तो कॉजिंग अ सेंस, सेंस यानी समझ, जो कारण बनती किसका? समझ का। किसकी समझ का? ऑफ, किसकी समझ का? हाइटन्ड इमोशंस। हाइटन, हाइट आपने सुना है? हाइट आपने सुना है? हाइट तो सुना होगा, लंबाई, सॉरी ऊंचाई। ठीक है, क्या? ऊंचाई। अब मैंने इसमें क्या लगा दिया? यहाँ एडजेक्टिव में लग रहा था, और यहाँ पे हाइट क्या है? नाउन है, और यहाँ पे किस में लग रहा है? नाउन में। तो हाइट मतलब ऊंचाई, और हाइटन मतलब ऊंचाई बढ़ाना या ऊपर उठाना या और बढ़ाना या और ऊपर करना। लिख लो, लिख लो जिनको नहीं पता। हाइटन का मतलब क्या होगा? ऊंचाई बढ़ाना या बढ़ाना, ऊपर करना, है ना? लिख लो। ठीक है, लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ। देखो, लिख लिया? आगे बढ़े। देखो, अब ये क्या कह रहा है? इसका मतलब क्या? हाइटन इमोशन का मतलब क्या है? भावनाओं को बढ़ाना, यानी उत्तेजित करना, है ना? यानी जैसे हम अभी ऐसे धीमी धीमी से ऐसे ऐसे सोच पड़े, कोई आके मैं उकसा तो हमारी बढ़ गई ना चीजें, तो क्या किया उसने? हाइटन किया हमारी इमोशंस को, हमारी भावनाओं को क्या किया? हाइटन किया। ठीक है, तो ये वही कह रहा है। क्या करना होता है? क्विकन द पल्स का मतलब किसी को एक्साइट करना, यानी उत्तेजित करना, या किसी को भर देना किसी भावना से, प्रोत्साहित कर देना, जिससे क्या होता है? कारण बनती किसका? समझ का। किसकी समझ का? हाइटन्ड इमोशंस, यानी बढ़ी हुई भावनाएं। अब हाइटन में ईडी जुड़ा है, तो देखो जब ईडी जुड़ जाता है वो पास्ट पार्टिसिपल का काम होता है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल का जब हिंदी अर्थ निकलेंगे तो वो हुआ हुई हुए देता है अर्थ। क्या? हुआ हुई हुए। वो अक्सर कर वो एडजेक्टिव का काम भी करता है। ठीक है, तो इमोशंस के बारे में हाइटन बात कर रहा है। इमोशन क्या है? नाउन है। नाउन के बारे में कौन बात करता है? एडजेक्टिव बात करता है। तो हाइटन्ड यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्यों? इस क्रिया में हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, यानी पास्ट पार्टिसिपल बना दिया। तो क्रिया में जो थर्ड फॉर्म होती है ना, वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। क्या होती है? पास्ट पार्टिसिपल। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनकी दो दो थर्ड फॉर्म्स होती हैं। कितनी? दो दो थर्ड फॉर्म्स होती हैं, जिनमें से एक को कहेंगे सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरी को कहेंगे पास्ट। बाकी सारी क्रियाओं की जो थर्ड फॉर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। ऑलराइट, ठीक है ना? जैसे सिंक का संक और संकन दो होते हैं, ठीक है ना? मेल्ट का मेल्टेड और मोल्टन दो थर्ड फॉर्म होती हैं। ठीक है, एक इसमें क्या होती है? थर्ड फॉर्म, और एक होती है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, कुछ ही है, ज्यादा नहीं। ठीक है, परेशान नहीं होना, जब आप चैप्टर में दोबारा कराऊंगा तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलो, फिलहाल ये चीज समझ में आ गई। अब समझ में आ गई तो आप अभी अगले जो एग्जांपल्स आने वाले हैं उनका मुझे हिंदी बताओ जी। पूछो, नहीं आए तो अभी पूछो पीछे जी। देखो, बताता हूँ कैसे आएंगे एग्जाम में। देखो, आपको इस तरह से दे दिया जाएगा, दो तरह से दिया जा सकता है। या तो आपको दे देंगे ये, ठीक है। अब इसको भी कई तरह से दिया जा सकता है। एक तो सिंपली दे देंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन बिलो, ऐसे लिख के दे देंगे कि नीचे जो इडियम दिया गया है इसका मीनिंग क्या है। और ऑप्शंस में आपको दे देंगे, या तो इस तरह से दे देंगे या इस तरह से दे देंगे। एक ऑप्शन में ये होगा, तीन गलत होंगे। तीन कैसे होंगे? गलत होंगे, जिनका अर्थ नहीं सेट हो रहा होगा ऐसे हिसाब। नहीं आएगा हिंदी में, इंग्लिश में आएगा। किस में आएगा?
इंग्लिश में आएगा। जी बताओ। पूर्वानुमान, पूर्वानुमान। एंटी मतलब होता है पहले, ठीक है, तो पूर्व, एंटीसिपेशन, पूर्व, ठीक है। चलो अभी रुक जाओ, इसको बताता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा उनका पूछने का एग्जाम में, ये दे देंगे, ठीक है, ये दे देंगे और 4 या 5 जो भी ऑप्शंस होंगे वो इडियम्स दे देंगे। अब इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से जो भी इडियम सेट हो रहा होगा वो आपको कर देना। जैसे इसका क्या होगा, क्विकन द पल्स। मान लो ऑप्शन में दे दिया टू इंक्रीज हार्ट रेट ड्यू टू एक्साइटमेंट, फियर, स्ट्रेस और एंटीसिपेशन, और ऑप्शन में दिए होंगे 3 अन्य होंगे या 4 अन्य होंगे और एक दिया हुआ क्विकन द पल्स, तो आप आंसर क्या करके आओगे, क्विकन द पल्स। मतलब कैसे, मैं समझा नहीं। नहीं मैं बताता हूँ, ठीक है, अभी बताता हूँ, ठीक है। देखो अभी बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका और सुन लो कैसे पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि ऐसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, नहीं, आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, है ना, और सेंटेंस में ये इस्तेमाल करके दिया जाएगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस दे दिया, ठीक है, ये आपको क्या दे दिया, सेंटेंस दे दिया, और देखो चलो इस ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, ये ले लिया, एक मिनट, ये देखो, ये दे दिया, ठीक है, ये सेंटेंस दे दिया मैंने, और ये इसको मैंने कर दिया अंडरलाइन, और आपको फिर पूछा जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। जो अंडरलाइन पार्ट है उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, अर्थ क्या निकल रहा है, ठीक है। अब अर्थ में क्या है, जैसे मैंने अभी जो दिए थे ना उनमें से एक होगा ऑप्शन में, और 3-4 जो भी ऑप्शन होंगे वो अन्य दिए गए होंगे, तो आपको क्या कर देना है, जो मैंने आपको बताया है उससे मैच जो कर रहा होगा वो, ठीक है। जरूरी नहीं है, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही वर्ड्स हैं, आपको सिर्फ इतना भी दिया जा सकता है टू इंक्रीज हार्ट रेट, इतना भी दिया जा सकता है, या इतना भी दिया जा सकता है टू एक्साइट और स्टिमुलेट समवन, इतना भी दिया जा सकता है, या इनकी जगह है कुछ और भी दिया जा सकता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, कुछ अन्य शब्द भी दिए जा सकते हैं, पर आपको अर्थ समझना है। इसका अर्थ क्या होता है, दिल की धड़कनें बढ़ा देना, चाहे वजह कोई भी हो, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, क्विकन द पल्स, ठीक है। चलो क्या कर रहे हैं हम लोग, क्विकन द पल्स। चलो अब एग्जांपल को समझते हैं। स्काई डाइविंग फॉर द फर्स्ट टाइम was an experience that quickened her pulse and filled her with exhilaration, ठीक है। हाँ, इसका मतलब होता है आप कह सकते हो आमोद, प्रमोद, खुशी सा, है ना, आनंद, ऐसे इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और एक्सपीरियंस यानी अनुभव, जी बोलो बोलो, अनुभव, ठीक है। स्काई डाइविंग समझो, देखो स्काई तो आप जानते हैं ना क्या होता है, अगर डाइव मतलब आप समझ लो, डाइव का मतलब होता है गोता मारना, गोता मारना, ठीक है। अच्छा आप क्रिकेट तो देखते होगे, समझते होगे, कुछ लोग, गर्ल्स तुम लोग भी कुछ तो जानते होगी, कहते हैं ना डाइव मार के बॉल को रुका, डाइव मार के, तो वो ड्राइव नहीं होता है, ड्राइव होता है, ड्राइव अलग होता है, डाइव अलग होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्राइव एंड डाइव। देखो बताता हूं मैं, एक होता है ड्राइव और एक होता है डाइव। तो बॉल को रोकेगा, तो जैसे मान लो मैं ऐसे गिर के रोका, मैंने किसी तरह से रोका, तो मैंने क्या लगाया, गोता लगाया, क्या लगाया मैंने, गोता लगाया, तो वहां पे मैंने किया डाइव, क्या किया मैंने वहां पे, डाइव। यस, नदी में तैरने नहीं कूदते हैं, जैसे नदी में मैं भाग के धड़ाम से उसमें कूदा, तो मैं जो गया वो क्या किया मैंने, डाइव किया, क्या किया मैंने, वो डाइव किया, ठीक है। अब ड्राइव का मतलब क्या होता है, देखो यस, ड्राइव का मतलब होता है हाँकना, आगे बढ़ाना, और आपने रट रखा है वो भी चलाना। सर वही कार चलाना वाला, यस वही, सर वही ड्राइवर वाला, यस वही, ड्राइव यानी चलाना और ड्राइवर यानी चलाने, सिंपल, ठीक है। अब सुनो, इसका मतलब
आपने रट्टा मार रखा है कि ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना, नहीं, इसको रट्टा मत मारो, इसको समझो। ड्राइव का मतलब होता है कोई भी चीज जैसे यहाँ है तो इसको आगे बढ़ाना, ठीक है, इसको आगे बढ़ाना, चलाना इसको। अब आगे बढ़ा रहे तो आप क्या कर रहे हो, अपने हिसाब से चला रहे हो। इसीलिए तो कार को हम क्या करते हैं, खड़ी है, चालू की और हमने आगे बढ़ा दी, वो अलग है, ठीक है। क्या होगा, हाँ, इसका मतलब ये होता है हम थोड़ा सा पुश करें और चले, ठीक है, थोड़ा सा, या किसी को आगे हाँकना चाहिए, ठीक है। आप जैसे आप भैंस चराते हो, सॉरी मतलब चराते हैं, चलो मैं चराता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं आपका ही कह सकता हूँ हम ड्राइविंग कैटल्स, सॉरी कैटल, मतलब मैं मवेशियों को क्या कर रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से जब बल्लेबाज खेल रहा होता है और जैसे बॉल आई तो उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, तो बॉल को जैसे बॉल यहाँ पे ऐसे किया, मान लो इधर भेजा या इधर भेजा या इधर भेजा या ऐसे, मतलब ऐसे मान लो इधर भेजा ऐसे जमीन पे, तो क्या किया उसने, चलाया बॉल को, हाँका बॉल को, भेजा बॉल को कहीं, ठीक है, तो वो क्या किया उसने, ड्राइव, क्या किया उसने, ड्राइव, ठीक है। कोहली ड्राइव्स द बॉल एंड द बॉल रीचेस बाउंड्री लाइन, समझ गए, इस तरह से बोलते हैं ना, ठीक है। ड्राइव्स द बॉल का मतलब बॉल को हाँक दिया, चला दिया बॉल को, भेज दिया, समझ रहे हो, ऐसे होता है। तो ये अर्थ समझ लेना, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई चीज छूटेगी नहीं, आप निश्चिंत हो जाइए, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा जी। हाँकना, अच्छा इसको हाँपना मत लिख लेना, हाँकना है ये, ठीक है। हैंडराइटिंग थोड़ी ज्यादा खूबसूरत है मेरी, बाकी सब ठीक ठाक है, हाँ, DRIVE ड्राइव, ठीक है। चलो देखो आप स्काई डाइविंग समझो। स्काई डाइविंग मतलब आपने देखा होगा कि आप रील्स वगैरह तो देखते होंगे, प्लेन से गिरते हैं लोग पैराशूट वगैरह बांध करके, या मान लो जैसे मैंने वहां पे कुल्लू कसोल में किया था, मैंने कुल्लू में पैराग्लाइडिंग, वो आपने देखा होगा ऐसे बंधा होता है, ऐसे देखा है आपने ऐसे, हाँ, और उसमें लटका होता है एक आदमी, तो मैंने वो किया है, तो वो भी एक तरह से स्काई डाइविंग ही है। प्लेन से आप कोई कूदते हो, ऐसे आपने देखा हो कई बार तो हाथ पकड़ पकड़ के कूदते रहो, है ना, तो वो क्या होता है, वो स्काई डाइविंग होता है, ठीक है। क्या होता है स्काई डाइविंग, मैं अभी कोशिश करूंगा आपको गूगल पर दिखाने की, ठीक है, स्काई डाइविंग। तो स्काई डाइविंग फॉर द फर्स्ट टाइम वाज एन एक्सपीरियंस दैट क्विकन्ड हर पल्स, यानी आसमान से कूदेगा कोई, पहली बार कूदेगा, उसे थोड़ी ना पता अनुभव कैसा है, नहीं पता ना, तो पहली बार क्या होगा, जो उसकी जो धड़कन है वो क्या हो जाएंगी, है ना, तो पल्स कैसी हो गई उसकी, क्योंकि लड़की है, कोई भी हो किसी की हो जाएगी। स्काई डाइविंग फॉर द फर्स्ट टाइम वाज एन एक्सपीरियंस दैट क्विकन्ड हर पल्स, पहली बार जब उसने स्काई डाइविंग की थी तो उसने क्या किया, उसकी धड़कनें तेज कर दी। अब वो किसकी वजह से हुई होगी, डर, किसकी वजह से, फियर, ठीक है। एंड फिल्ड हर विद एक्सिलरेशन, और फिर क्या हुआ, उसको खुशी से आनंद से भर दिया। पहली बार जब कूदेगा, तो जब कूदते हैं किसी भी चीज में तो डर लगता है, पता नहीं क्या होगा, गिरना पड़े या ना हो जाए, वो ना हो जाए, लेकिन जब एक बार उसमें घुस जाते हैं फिर आनंद आता है, ठीक है। जैसे मैं गया था, चार लोग थे, चार और हो रहे थे, मतलब तीन और हो रहे थे, मैं चौथा में था, लेकिन मैं मम्मी पापा ना जाने किसकी कसम दे दे के खींच ले गया उनको ऊपर। 6600 पता नहीं फीट था कि मीटर था, पता नहीं क्या था, हाँ 6600, उतनी ऊंचाई से मैं पटका था नीचे। घर ऐसे ऐसे लग रहे थे, कार ऐसे ऐसी लग रही थी, इतनी ऊंचाई से पटका था। 100 मीटर ऊंचे जो पेड़ होते हैं वो इतने इतने बड़े लग रहे थे, समझ रहे हो? सेब के पेड़ दिख ही नहीं रहे थे, काफी नीचे आए तब आगे देखे, ठीक है ढंग से, तो फिर भी ले गया। जी बताओ, बोलो बोलो। हाँ, एक्सीलरेशन, 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 बता आनंद कह सकते हो एक तरह से, आनंद, हाँ खुशी सी,
ठीक है, इस हिसाब से कह सकते हो, प्रमोद ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना। तो जब उसको पटका, मतलब जब उसने की ऐसे ही, तो क्या हो गया, उसकी जो थी वो कैसा था, क्या कर दिया उसने, क्विकन द हर पल्स। अब देखो यहाँ पे आप कहोगे कि सर यहाँ पे क्विकन क्यों है, आपने तो क्विकन लिखाया था, सेकंड फॉर्म लगाओगे ना, पास्ट बात है तो, पास्ट की बात है तो क्या लगाओगे, सेकंड फॉर्म लगाओगे, तो इसलिए क्विकन का क्या हो जाएगा, क्विकन, ठीक है। चलो अब अगला देखो, द बैंड्स इलेक्ट्रीफाइंग। कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमें पता होता है लेकिन हम फिर भी घूम जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, उसका मीनिंग भी पता चल जाता है। इलेक्ट्रीफाई, इलेक्ट्रिसिटी तो सुना है आपने, किसे बोलते हैं, अरे सर लाइट से, लाइट से बोलते हैं, है ना, किसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में वैसे, विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं, विद्युत, ठीक है, बिजली नहीं बोल देते हैं गाँव में, कोई चलो, वैसे क्या बोलेंगे इसको, विद्युत। तो इलेक्ट्रीफाई का मतलब क्या होता है, एफ वाई लग जाता है तो वो वर्ब बन जाता है, मतलब बिजली से उत्पन्न करना, अरे आपकी भाषा में बता रहा हूँ ना, विद्युत उत्पन्न करना, खुश, विद्युत सा उत्पन्न करना, ठीक है। बैंड होता है आपका मंडली, म्यूजिशियंस का ग्रुप, बैंड किसको बोलते हैं, म्यूजिशियंस का ग्रुप, कलेक्टिव नाउन ऑफ म्यूजिशियंस, ऐसे कह सकते हैं, बैंड बोलते हैं उसको, ठीक है ना। हाँ, तो जो बैंड, जो मंडली थी, बैंड्स अपॉस्ट्रोफी ऐसे, तो उसका काकी के आता है, तो मंडली की जो इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस थी, यानी बिजली उत्पन्न करने वाली, विद्युत उत्पन्न कर देने वाला जो प्रदर्शन था, क्विकन्ड द पल्स, धड़कने बढ़ा दी, धड़कने क्या की, बढ़ा दी, किसकी, ऑफ द क्राउड, भीड़ की, ठीक है। तो इलेक्ट्रीफाई का मतलब, इलेक्ट्रीफाई यानी कर देने वाली, क्या कर देने वाली, बिजली उत्पन्न कर देने वाली, विद्युत बना देने वाली, जैसे कहते ना, अबे बिजली गिराओगे क्या, बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं, अरे आज किस पे बिजली गिराओगे, फॉर एग्जाम्पल, बोलते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रीफाई वर्ब है, और फाइंग यानी कर देने वाला, ठीक है, यानी बिजली उत्पन्न कर देने वाला, गिरा देने वाला, इस टाइप, ठीक है ना। चलो, तो ऐसी परफॉर्मेंस दी बैंड ने, जिसने क्या कर दिया, धड़कनें बढ़ा दी, किसकी, भीड़ की, क्यों, मेकिंग देम डांस एंड चीयर वाइल्डली, और उनको कैसा कर दिया, मेक यानी करना, किसी को किसी तरह का करना, बनाना किसी तरह का, उनको कर दिया कैसा, डांस करता हुआ, और मतलब एंजॉय करता हुआ, खुशी मनाता हुआ, वाइल्डली मतलब धुआंधार, वाइल्डली मतलब धुआंधार, वैसे वाइल्डली का मतलब होता है, ये शब्द आया वाइल्ड से, वाइल्ड मतलब जंगल, है ना, जंगली कह सकते हो, ठीक है। और वाइल्डली मतलब जैसे जंगल में लोग करते रहे, ऐसे कोई नियम कानून नहीं, मतलब ऐसे ही लगे हैं, ऐसे धुआंधार लगे हैं, तो इस तरह से, या बुरी तरह से कह सकते हो, या बहुत ही ज्यादा तरीके से, हाँ बोलो बोलो, किसका, ऐसे समझो, जो परफॉर्मेंस दी थी बैंड ने यानी मंडली ने, उन्होंने धड़कनें बढ़ा दी भीड़ की, और धड़कनों के साथ साथ उनको ऐसा कर दिया कि सब लोग उनके गाने पर डांस कर रहे थे और खुश हो रहे थे, धुआंधार, ऐसे, ठीक है ना, इसका ही अर्थ है। हाँ, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, हाँ, सब में किसी का भी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो देखो जरा, अगला, अगला देखो, टू एंड फ्रो, इसमें कॉमन सेंस लगाना है, मैं आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ, आप अपना लगाओ, इसमें मैं अपना कॉमन सेंस चीजें लगाऊंगा, किताब वगैरह के लिए आप भी लगा सकते हो, कोशिश करना जरा, क्या है टू एंड फ्रो का हिंदी में अर्थ आपको दिख रहा है, आप मुझे इस अर्थ से कनेक्ट करके बता दो, चलो आपकी आधी मेहनत मैंने कम कर दी, बताओ, हाँ बताओ, देख, नहीं, समझो, मैं बताता हूँ, ठीक है ना, मैंने अपना ये, मैं अपना अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है, किसी किताब वगैरह की तरफ से नहीं। जब हम जाके किसी से जुड़ते हैं तो क्या लगाते हैं, और जब हम किसी से अलग होते हैं तब, यही तो, मको उठा दो, मको उठा दो, क्या बचा, और टू एंड फ्रो का मतलब क्या है, कहीं जाओ और वहां से आओ, का मतलब क्या हो गया, आगे
पीछे, इधर उधर, यानी दोनों तरफ। ठीक है, जैसे आप मान लो कोई आपने टैक्सी वगैरह ली भाड़े पे, ठीक है, और आपने पूछा कि इसका क्या जो है चार्ज लोगे, फेयर क्या लोगे, किराया, फेयर, ठीक है, फेयर होता है, ये वाला फेयर होता है। ठीक है, चलो तो एक और फेयर लिख लीजिए। फेयर का मतलब होता है अच्छा, सुंदर, बढ़िया, साफ, उचित। हाँ, और मेला भी होता है, इसी का होता है, मेला होता है। और एक क्या होता है इसका मतलब, अच्छा, सुंदर, उचित, बढ़िया, साफ सुथरा। रफ कॉपी, फेयर कॉपी, फेयर कॉपी इसी से बनी है। रफ कॉपी मतलब भद्दी भद्दी से कहीं पे भी कुछ भी लिख लेते हो, लेकिन जब फेयर बनाते हो तो आप सजा सजा के सुंदर बना के साफ सफाई से लिखते हो, तो वो यही फेयर। ठीक है, उस सेंस में ये फेयर एडजेक्टिव होता है, लेकिन मेले के सेंस में ये फेयर क्या होता है, नाउन। तो ये एडजेक्टिव भी होता है और नाउन भी होता है। ठीक है, चलो आज बताओ। इस फेयर का मतलब क्या होता है, किराया, लेकिन रेंट और इस फेयर में अंतर होता है। ठीक है, एक और होता है किराया का मतलब फ्रेट, तो ट्रेन वेन में माल जाता है उसको फ्रेट बोलते हैं। ये वाला फेयर होता है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब आप जाते हो बस से, ट्रेन से वगैरह से, तो फेयर होता है। ठीक है, लेकिन एक किराया रेंट होता है, वो बिल्डिंग वगैरह का होता है। बिल्डिंग वगैरह आप किराए पे लेते हो तो क्या देते हो आप, रेंट देते हो। ठीक है, चलो चलो, कहीं कहीं चार्ज भी इस्तेमाल कर देते हैं, वो ऐसे जनरल वर्ड है, वो कहीं पे भी इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, चलो अब समझते हैं इसको। सॉरी, चलो देखो जरा इसको, देखो जरा, टू एंड फ्रो का मतलब है उधर का भी, और फ्रो, फ्रो यानी फ्रॉम, उधर से आओ तो इधर का भी। आपने कोई टैक्सी की और आपने पूछा कि भैया हमें फलाना ठिकाना जगह पे जाना है और हमें जरा फेयर बता दो क्या हुआ, 500 रुपये हुआ फॉर एग्जाम्पल। अब भैया इज इट टू एंड फ्रो, क्या ये दोनों तरफ है, मतलब दोनों तरफ का किराया है, नहीं नहीं ये एक साइड का ही है। हाँ, फिर आप जो भी बात करो। ठीक है, तो मतलब टू एंड फ्रो बोल रहे हो तो मतलब भैया आने जाने दोनों का है ना, टू एंड फ्रो है ना, ये आने जाने दोनों का है ना, जाना आना, यानी जाना टू, आना फ्रो। ठीक है, दोनों तरफ का है ना। ठीक है, ऐसा कुछ कहोगे, है ना। चलो अब इसका हिंदी मतलब क्या है, आगे पीछे या इधर उधर या दोनों तरफ, है ना, या उस साइड और इस साइड दोनों का। ठीक है, ऐसे कह सकते हो। एग्जाम्पल, अब देखो एग्जाम्पल नहीं, अब इसको इंग्लिश में समझो, क्योंकि आपके एग्जाम में किस तरह से आएगा, इंग्लिश में आएगा। ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, चलो पहले वाले को समझते हैं। A repeated or continuous movement back and forth between two places. Repeated यानी जो दोहराया जाता है, ठीक है, और continuous यानी या फिर लगातार हो। जैसे आपने देखा होगा टैक्सीज, बसेस, ऑटो जो चलते हैं, रिक्शा जो चलते हैं, वो वहां तक जाएंगे, फिर यहाँ तक आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। दिन भर रिपीटेशन होता है, यानी कंटिन्यूस उनका काम ऐसा चलता रहता है। परमिट के हिसाब से, कहाँ का परमिट मिला है उनको, कौन से रोड में चलाना है, कहाँ से कहाँ तक चला सकते, तो वहां से रिपीट करते रहेंगे वो चीजें। ठीक है, तो वही बता रहा है मूवमेंट। मूवमेंट मतलब मूव से आया, मूव मतलब हिलना, और मूवमेंट यानी हलचल, हरकत कह सकते हो। तो जब आप ऐसे करते हो, आप मूवमेंट ही तो कर रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, क्या कर रहे हो आप, मूवमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो। ठीक है, अब कहां कर रहे हो, बैक एंड फोर्थ, बैक यानी पीछे, फोर्थ यानी आगे। ठीक है ना, हाँ, कहां कर रहे हो, बिटवीन टू प्लेसेस, दो स्थानों के बीच में। जैसे यहाँ से सिकंदरा, सिकंदरा से फिर आ गए यहाँ, फिर यहाँ से सिकंदरा, फिर सिकंदरा से यहाँ, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, टू फ्रो, टू एंड फ्रो कर रहे हो। ठीक है, चलो दूसरा तरीका क्या है इसका, ऐसे समझो, मूविंग बैक एंड फोर्थ, यानी आना जाना, कहा, आगे पीछे, बिटवीन टू प्लेसेस, दो स्थानों के बीच में, और पोजीशंस या स्थितियों के बीच में, ऑफन अक्सर कर, रिपीटेडली यानी बार बार, बार बार करके, ऑफन होता है इसको ऑप्टिन, कुछ लोग इंग्लिश में स्पोकन में ऑप्टिन इसको बोलने लगे हैं, बट इसमें टी साइलेंट होता है, तो क्या बोलेंगे इसको हम,
आपने बोलेंगे, ठीक है। समवन ब्रिंग मी वाटर प्लीज, अलग होता है पूर्व, ठीक है। जैसे मैंने कहा पूर्व नोटिस, तो प्रायर नोटिस बोलेंगे इसको, ठीक है, पूर्व नोटिस का, ठीक है, वो पूर्व समय बताता है वो खास, ठीक है। चलो, अक्सर, अक्सर, ठीक है, रिपीटेडली एंड इन अ रेगुलर मैनर, या फिर रेगुलर मैनर मतलब कंटिन्यूअसली, मतलब कंटिन्यूअसली। देखो दोनों का अर्थ एक ही है ना, इसका इसका अर्थ एक ही है ना, थोड़े से चेंजमेंट्स ही तो किए हैं, थोड़े से तो बदलाव किए इसमें, ठीक है, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही निकल रहा है। इसी तरह से अन्य शब्द भी आपके इस्तेमाल हो सकते हैं एग्जाम्स में, पर आपको परेशान नहीं, बस आपको अर्थ समझना है कि टू एंड फ्रो का मतलब क्या बताया था नीलसन ने। अच्छा वो टू जुड़ना, फ्रॉम अलग होना, फ्रॉम में से हम हटा दो, ठीक है, दोनों तरफ का, आगे पीछे दोनों का, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, है ना, ये वो वाला। चलो अब एग्जांपल जो है दिखते हैं, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। देखो सर, देखिए, देखो कम्यूटर्स ट्रेवल, देखो कम्यूटर मतलब बोलते हैं हम ट्रेवलर्स, यात्री, किसको बोलते हैं, यात्री। खासकर उन यात्रियों को बोलेंगे हम जो, एक मिनट, खासकर उन यात्रियों को बोलेंगे जो रिपीटेडली वहां उस रास्ते से आते जाते, ठीक है। जैसे मान लो कोई कोई जॉब पर जाता है, कोई काम पर जाता है किसी पर, और उस रास्ते से जा रहा है, तो वो क्या है, वो कम्यूटर, ठीक है, क्या है वो, कम्यूटर है। और ट्रैवलर क्या होता है, ट्रैवलर जैसे मान लो हम किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, हम किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, तो वो ट्रैवलर है, ठीक है। या टूरिस्ट भी कौन होगा, किसी टूर पर जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका टूरिस्ट होगा, ठीक है। बट कम्यूटर्स खासकर कौन से वाले होते हैं, कौन से वाले होते हैं कम्यूटर्स, खासकर जो खासकर रिपीटेडली जाते हो अक्सर कर उस रास्ते से, तो वो क्या हो गए, कम्यूटर्स। पढ़ो जरा, पानी पीने एक मिनट, पढ़ लो, उस रास्ते, यस यू आर, ठीक है। तो कम्यूटर्स ट्रेवल टू एंड फ्रो बिटवीन द सिटी एंड द सबर्ब्स एवरी डे। तो देखो सबब क्या होता है, सबब, सबब, अब देखो अब ये तो नहीं पढ़ा आपने, लेकिन ये जरूर पढ़ा होगा, अर्बन, शहरी, है ना, तो इसमें से ए न हटा दो, शहर हो गया एक तरह से। सब, सब का मतलब होता है छोटा, सब का मतलब क्या होता है, छोटा, या उससे अंडर। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। अच्छा पनडुब्बी को क्या बोलते हैं, सब मरीन बोलते हैं, मरीन यानी समुद्र, समुद्र से संबंधित, और समुद्र के भीतर रहती है कौन, पनडुब्बी, पानी में डूबने वाली यानी पनडुब्बी, तो वो समुद्र के क्या होती है, सब, यानी उसको क्या बोलते हैं, सबमरीन, ठीक है, समझ गए। अरे सब इंस्पेक्टर समझ लो, इंस्पेक्टर के अंडर कौन, सब इंस्पेक्टर, समझे, यस, ऐसे समझा करो, ठीक है। तो ये ऐसे समझो, तो सबब का मतलब ये है जो शहर होते हैं, जैसे मान लो ये सिटी है कोई, ठीक है, ये सिटी है और ये इसका सेंटर है, इस पार्ट को बोलेंगे सबब, क्या बोलेंगे इस पार्ट को, सबब, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, सबब, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, सबब, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, सबब, यानी आउटर पार्ट ऑफ अ सिटी, ठीक है। इसको ऐसे कह सकते हैं, किसी शहर का बाहरी हिस्सा, बाहरी हिस्सा, ऐसे कह सकते हैं इसको, ठीक है। शायद उपनगर, हिंदी में शुद्ध इसको बोलेंगे उपनगर, ठीक है जी। सबवे, वेरी गुड, वे, रास्ता, नीचे वाला रास्ता सबवे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। चलो हाँ जी, तो अब देखते हैं कम्यूटर्स ट्रेवल टू एंड फ्रो, यानी जो कम्यूटर्स हैं वो यात्रा करते हैं, टू एंड फ्रो मतलब आते भी हैं, जाते भी हैं, और उसी से आते भी हैं, कहा, बिटवीन द सिटी एंड सबर्ब्स, शहर और नगर और उपनगर के बीच में, एवरी डे, हर दिन, ठीक है।
आ गया ना कम्यूटर का, कम्यूटर एवरीडे ट्रेवल करते हैं तो कम्यूटर हो गए, समझ गए। चलो आगे देखो जरा अगला। द एम्प्लॉइज वर बसलिंग टू एंड फ्रो प्रिपेयरिंग फॉर द बिग इवेंट। बिग इवेंट, इवेंट आप जानते हो प्रोग्राम को किसी को बोलते हैं, ठीक है ना। बिग यानी बड़ा, प्रिपेयर मतलब होता है तैयार करना, प्रिपेयर मतलब क्या होता है तैयार करना, यानी बड़े जो उत्सव था या प्रोग्राम था उसकी तैयारी कर रहे थे कौन, एम्प्लॉइज। तो वो क्या कर रहे थे, वो बसल कर रहे थे। सर ये क्या होता है, बसल का मतलब होता है हलचल करना। हलचल करना मतलब ये, जैसे मान लो हमने कोई प्रोग्राम रखा अपने संस्थान में, तो 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ के एम्प्लॉइज आ रहे प्रोग्राम में, माला लेके आओ, फूल लेके आओ, स्टेज सजाओ, ये लगाओ वो लगाओ, इसकी व्यवस्था करो, पानी लगाओ, कुर्सी लगाओ, बैनर लगाओ, पेपर डालो, ये रखो वो रखो, सब ऐसे कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, बसल कर रहे हैं। हाँ, खासकर जल्दबाजी में या मतलब हड़बड़ी टाइप में। हाँ वो भी होता है, तो एक ही मीनिंग थोड़ी ना होगा, ठीक है। समझ गए, समझ गए कि नहीं। तो बसल मतलब क्या होता है, हलचल करना, लेकिन किस तरह से, खासकर जल्दबाजी में या हड़बड़ी में, या मतलब अरे चलो 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 करो, एक्साइटमेंट में, इस तरह से, ठीक है ना। हाँ तो ये होता है बसल। अब इसको बस्टल मत बोलना, टी इसमें साइलेंट है जी। कह सकते हैं मूविंग टू एंड फ्रो, बिल्कुल, लेकिन बसल थोड़ा और अच्छा वो दे रहा है ना। बसल ऐसा शब्द है जो और अच्छा शब्द दे रहा है कि करें तो जल्दबाजी में करें। क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी आंख खराब हो गई, मुझे किसी से मिलना है, तो मैं उसको ऐसे नहीं बोलूंगा आई सी यू देयर, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। इसका अर्थ तो यही निकल रहा है मैं तुम्हें वहां मिलूंगा, आई सी यू देयर। लेकिन मैं अंधा हूं तो मैं आई सी यू देयर नहीं कह सकता, क्योंकि सी यू देयर मैं तभी कह सकता हूं जब मेरे पास आंखें होंगी। मिलने के लिए तो इस्तेमाल किया है, अब इसीलिए हमें वो एग्जैक्ट वर्ड लगाना पड़ता है, ठीक है। सेंस उसी के हिसाब से बैठता है। अब ऐसे तो आप कह दो कि अरे मिस्टर एक्स वाई जेड, मिस एक्स वाई जेड, यस सर, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, सर आई एम कटिंग माई नेल्स। यू आर नॉट कटिंग योर नेल्स, यू आर पेयरिंग योर नेल्स। समझ गए, अर्थ उसका ये मैं अपने नाखून काट रही हूं, ठीक है। बोल तो ऐसे तो गए, लेकिन और कुछ आधी अधूरी नॉलेज वाले, हाँ हाँ ठीक कह रही है, हालांकि जो थोड़ा जानकारी रखता होगा वो तो समझ जाएगा कि गलत बोला है, पर समझ जाएगा कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। अब उससे आपने अपनी तो पोल दे दी ना, अरे इसको एग्जैक्ट पता ही नहीं कौन सा शब्द यहाँ पे इस्तेमाल होगा। और जब क्लोज पैसेज वगैरह आते ना, तो आपको इस तरह से ऑप्शन दे भी जाएंगे, सी हर नेल्स एवरी वीक, कट्स, पेयर्स, चॉप्स, सेट्स, ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको सेंस के हिसाब से लगाना पड़ता है जी। यस, नहीं, पेयर, अब सुनो, पेयर नील, पेयर नील्स का मतलब क्या होता है, नाखून काटना, लेकिन काटना मैं कह रहा हूं, इसका अगर देखोगे तो क्या होगा, पेयर का मतलब होता है जोड़ा बनाना। अच्छा आप लोग ब्लूटूथ तो चलाते हो ना, और उसमें से जैसे आपका कनेक्ट होता है तो आपकी कुछ आवाज आती है, पेयर, कुछ ऐसी आवाज आती है, पेयर। अब आपको एग्जैक्ट पता ही नहीं होता कि बोला क्या, पर हाँ ये पता, हाँ हाँ हो गया, कनेक्ट हो गया, चलो गाने, ऐसा ही तो होता है, चलो चलो, पर पता नहीं होता है कि उसने बोला क्या है, पेयर, है ना। और उसमें ये भी बोलता है ब्लूटूथ मोड, कुछ लोग बोलते हैं हाँ बोल गई, हो गया, है ना, ऐसे ही होता है ना। वो पता है क्या बोलते हैं, ब्लूटूथ मोड, ब्लूटूथ मोड, इस तरह से कुछ बोलते हैं, ब्लूटूथ मोड, आपको पता नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं हाँ मोल्ड हो गया, मोल्ड हो गया। नहीं भाई मोल्ड नहीं हुआ, मोड होता है ब्लूटूथ मोड, ठीक है। पेयर्ड, पेयर्ड होता है, क्या होता है, पेयर्ड। पेयर्ड का मतलब क्या है, जोड़ा हो गया, बन गया, जुड़ गया, ठीक है। वैसे पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, जोड़ी, और एक पेयर का मतलब है जोड़ा बनाना, मिलाना। तो हम नाखून के साथ पेयर क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारी उंगलियां एक हाथ में होती हैं, और ऐसा नहीं है कि एक नाखून इतना बड़ा, एक जड़ में से उखाड़ दो, ऐसा नहीं होता ना। हमें क्या कराना होता है, इनको मैच कराना होता है, यानी हमें इनका पेयर बनाना होता है। तो इसलिए हम नाखून काटने के लिए क्या लगाते हैं, पेयर द नेल्स। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है।
मेरी क्लास का समय बहुत कम रहता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये और देखते हैं, ठीक है। ये हो गया ना। तो एम्प्लॉइज क्या कर रहे थे, ज्यादा मतलब बसल कर रहे थे, हलचल कर रहे थे, जा रहे थे कहाँ, इधर भी मतलब ऊपर जा रहे थे, नीचे आ रहे थे, या उधर जा रहे थे, फिर उधर से आ रहे थे, ये उठा के मार दिया, वो उठा के यहाँ रख दिया, ऐसे कर रहे थे। क्या कर रहे थे वो, प्रिपेयरिंग फॉर द बिग इवेंट, जो कि एक बड़े जो इवेंट था उसके लिए तैयारी कर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। देखो, हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक हिंदी में क्या है, कठिन समस्या, कठिन कार्य। अब आप इसका ट्रांसलेट करके देखोगे तो समस्या, प्रॉब्लम कहाँ लिखा है, वर्क कहाँ लिखा है। चलो कठिन का तो हार्ड लिख दिया, ठीक है। अब सुनो, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। नट मतलब क्या होता है, नट क्या होता है, हाँ? सर हमने तो अखरोट, मूंगफली के दाने वगैरह ये पढ़ा है ना, ऐसा ठीक है। और क्या होता है, हाँ वॉलनट, ग्राउंड नट, इटीसी इटीसी बताऊंगा। हाँ, बोल्ट जो होता है ना, नट बोल्ट जिसे बोलते हैं ना, उसे नट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नट, ठीक है। खोलते ना उसको, अरे नट इसके ढीला ढीला हो गया, नट नट ढीला हो गया, इसको टाइट करो, है ना। क्या बोलते हो आप उसको, क्या बोलते हो, बोल्ट। ढीला हो गया, टाइट करो, तो वो नट है। अब वो किसका होता है, लोहे का ही होता है अक्सर कर, मेटल का ही तो होता है, हार्ड वाला। तो वो नट कैसा है, हार्ड। वो बोल्ट कैसा है, हार्ड। किसके लिए, टू क्रैक। क्रैक का मतलब क्या होता है, अरे यार मेरा चश्मा क्रैक हो गया, अरे यार इसका शीशा क्रैक हो गया, इसका मतलब चटक गया है, टूट सा गया है, चटक गया है, ठीक है। कहते ना खोपड़ी क्रैक है, कहते हैं कि नहीं, चटकी हुई है क्या, फूटी हुई है क्या, बोलते ना। तो ये वो वाला होता है क्रैक। तो जब आप उसको नट है उसको, मतलब ये इतना सख्त है कि इसको क्रैक करना मतलब तोड़ना हार्ड है, इसका मतलब वो समस्या है। और समस्या भी कैसी, कठिन समस्या है। और मैंने आपको बताया था इडियम फ्रेजेस का हमें सेंस देखना होता है, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं देखने होते, ठीक है। तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब यह है कोई ऐसा कठिन कार्य या ऐसी कोई कठिन समस्या जिसको सॉल्व करना आसान नहीं हो। अपनी भाषा में ऐसे भी लिख लो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो अपनी भाषा में। कोई कठिन कार्य या कोई कठिन समस्या जिसको सॉल्व करना, जिससे पार पाना कठिन हो, ठीक है, लिख लो अपनी भाषा। To qualify this exam is hard enough to crack for me. मेरे लिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत कठिन कार्य या कठिन कार्य, वेरी हार्ड नॉट टू क्रैक भी बोल सकते हो, ठीक है। एक शब्द इधर उधर जुड़ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, मेन वर्ड मेन ये है, इसको बस आपको समझ लेना है, इसका अर्थ क्या निकलता है। अब इसको देखो, मैंने आपको 3 तरह से एक्सप्लेन किया है, समझते हैं इसको इंग्लिश में, क्योंकि आपका आएगा इंग्लिश एग्जाम। पहला है प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस दैट आर डिफिकल्ट टू सॉल्व, परेशानियां या स्थितियां और ऐसी स्थितियां जिनको सॉल्व करना, है ना, सुलझाना कैसा हो, कठिन हो। तो वो क्या है, हार्ड नट टू क्रैक है, ठीक है। और किस तरह से, दूसरा किस तरह से समझ सकते हैं, पीपल हु आर डिफिकल्ट टू डील विद, ऐसे लोग जिनसे निपटना या जिनको हैंडल करना मुश्किल हो, ठीक है। जैसे मैं कहूं टू हैव समथिंग फ्रॉम हिम इज वेरी हार्ड नॉट टू क्रैक, उससे कुछ निकलवाना, उससे कुछ लेना बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत ही सख्त कार्य है, ठीक है ना। चलो एक और तरीका क्या है, तीसरा, वो ये है एनी चैलेंजिंग सिचुएशन, कोई ऐसी स्थिति जो चैलेंजिंग है, मतलब उसमें चैलेंज हो, मतलब ऐसा नहीं आता ले भाई ले ले, नहीं नहीं, वहां आपको प्रयास करने पड़ेंगे, ऐसी स्थिति। और टास्क या कोई कार्य, ऐसा कार्य हो जो ऐसे नहीं होगा, आपको प्रयास लगाने पड़ेंगे, कठिन प्रयास करना पड़ेगा, कार्य। टास्क का मतलब होता है कार्य, लिख लें, ठीक है। टास्क क्या होता है, कार्य। खास अब सुनो, वर्क मत बोल देना इसको, कार्य को सुनो इधर,
क्या पूछ रही थी आप? वर्क और टास्क एक ही नहीं होता है। टास्क खासकर ये होता है एक टारगेट से आपको दे दिया जाता है, ठीक है, वो वाला कार्य, ठीक है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। हाँ, टास्क क्या है? टास्क का मतलब समझ लो, तुम्हें टारगेट कार्य कौन सा मिला है, क्या कार्य मिला है तुम्हें, टारगेट क्या है तुम्हारा, ऐसे समझो। उसमें भी थोड़ा अंतर है। अगर आपको कोई कार्य दिया जा रहा है और ये आपको करना है कि नहीं नहीं ये आपको इतने दिन में करना है, तो वो आपके लिए क्या हो गया, एक तरह से टास्क हो, ठीक है। हाँ, चलो, तो ऐसा सिचुएशन या टास्क दैट रिक्वायर्स, यानी जिसको आवश्यकता होती है या आवश्यकता पड़ती है। रिक्वायर का मतलब होता है आवश्यकता होना या आवश्यकता पड़ना, जरूरत पड़ना, ठीक है। हाँ, क्या सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का एक तो मतलब होता है महत्वपूर्ण, और एक सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा, विशाल, ठीक है। जिसको जरूरत पड़ती है किसकी, विशाल, क्या विशाल, एफर्ट, प्रयास की, किसके लिए, टू ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है जीतना, क्या होता है, जीतना या पार पाना। लिख लो, लिख लो, मेरी नौकरी लग जाएगी, लिख लो। ओवरकम का मतलब होता है पार पाना या जीतना। पूछो पूछो, ठीक है। तो एक ऐसी सिचुएशन या कार्य जिसमें जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा प्रयास की, जिससे उसे पार पाई जा सके, ठीक है। अब सुनो, इस वर्ड को और समझ लो, ठीक है। मेरी आदत है कि जितने भी वर्ड्स आते हैं उनको इतने अच्छे से आपको समझाऊं कि आपको सेट हो जाए, और आप बस नोट और कर लिया करो इन चीजों को, तो मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो, ओवरकम को समझो, इसका मतलब आपको डिक्शनरीज में, बुक्स में या टीचर्स बताएंगे पार पाना, जीतना, पर इसको जरा हम संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है। ओवर प्लस कम, तो कम यानी आना, और किसी से ओवर, यानी जैसे ये चल रहा था, है ना, और आप इससे ऊपर आ गए, तो इसका मतलब आपने इसको पार ही तो कर लिया, आप इसको जीत गए। जीत का मतलब क्या है, किसी से ज्यादा कर देना तो आप जीत गए। मैंने बनाए 519, उसने बनाए 520, तो उसने, वो मुझसे क्या हो गया, ओवर। मेरे 519 थे, उसके एक ज्यादा था, तो वो मुझसे ओवर हो गया ना। तो पार पाना, जीतना हम सेंस लगा देते हैं, बट वर्ड्स के हिसाब से अलग चीज होती है, ठीक है। नहीं, ओवर क्रॉस का मतलब आप सेंस लगा सकते हो कि जितना क्रॉस करना था उससे भी ज्यादा कर दिया आप, ठीक है। ऐसे भी तो कहते हैं ना, ओवर नहीं बन रहे, ज्यादा ही बन रहे, जितना चाहिए उससे ज्यादा नहीं बन रहे, ऐसे भी तो कह देते हैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो तुम, तो ज्यादा ही आत्मविश्वास नहीं है तुम में, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, है ना। टाइम इज ओवर सर, टाइम इज ओवर, क्लास खत्म करो, यानी जितना आपका टाइम था उससे अब खत्म कर दो सर क्लास को, होता है कि नहीं। ऐसे चलो इधर आ जाओ, समझ में आ गए, आगे बढ़ गए फिर, चलो एग्जांपल समझते हैं। पूछो पूछो पूछो, कोई बात पूछ रही, पूछो ना। तो देखो जरा एग्जांपल्स, द न्यू मार्केट इज अ हार्ड नट टू क्रैक, जो नया बाजार है वो बहुत ही कठिन कार्य है, यानी एक बड़ी समस्या है। ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन, इंटेंस का मतलब होता है गहन, गहन, बहुत ज्यादा, काफी, अरे लिख लो, लिख लिया करो, ठीक है। जिनको नहीं पता, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। एक एक वर्ड आपको कॉपी पे लिखना चाहिए। अभी आपको कुछ नहीं आता है, अगर आपका लेवल 0 है और आप लिख भी नहीं रहे, तो ये 0 और भी आगे तक 0 रहेगा। और अगर आप 0 हो लेकिन लिख रहे हो और जाके पढ़ रहे हो, तो फिर वो 0 से थोड़ा सा तो ऊपर आप आ चुके हो, थोड़ा सा और ऊपर आओ, फिर इतना आओ, फिर इतना आओ, फिर एकदम से इतना आओ, फिर बहुत बहुत आगे बढ़ोगे। शुरुआत धीमे धीमे छोटी छोटी चीजों से होती है। शुरुआत में आप बहुत कम कम समझते हो, बहुत कम कम समझते हो, फिर ज्यादा ज्यादा समझते हो। क्यों? क्योंकि शुरुआत में आपने थोड़ा थोड़ा करके बेस इकट्ठा कर लिया ना, चीजें इकट्ठा कर ली ना। अब आपके पास बोलने के लिए, समझने के लिए मटेरियल है, और उसके दम पे फिर आप चीजों को कनेक्ट करते चलोगे आगे, तो फिर ज्यादा जल्दी जल्दी और ज्यादा ज्यादा समझ में आएगा। अब आप शुरुआत में नोट नहीं करोगे चीजों को, तो वही बात होगी कि अठन्नी में दूंगा नहीं, चवन्नी तुम लोगे नहीं, तो पड़े रहो घर पे। मतलब ये हुआ, कम कम तुम सीखोगे नहीं, ज्यादा मैं तुम्हें सिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि तुम सीख ही नहीं पाओगे, तो पड़े रहोगे ऐसे अनसीखे, ठीक है। तो लिख लिया करो, चलो। इंटेंस कंपटीशन, कंपटीशन तो आप जानते हैं, प्रतिस्पर्धा, ठीक है। अब जो है बहुत ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में, तो वो क्या है, क्या हो गया हमारे लिए, हार्ड नट टू क्रैक। वहां पे पार पाना क्या हो गया हमारे लिए, हार्ड नट टू क्रैक हो गया,
अगला देखो, ही इज अ हार्ड नट टू क्रैक, वो ना उसे समझना, ये समझ लो कि लोहे के चने चबाना है। इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हो, लोहे के चने चबाना, लिख लेना, लोहे के चने चबाना, लिख लो, लोहे के चने चबाना, ठीक है, ऐसे। हाँ, इसको पूरे को, लोहे के चने चबाने जैसा कार्य, ठीक है, लोहे के चने चबाने जैसा कार्य। और लोहे के चने चबाओगे इसका मतलब समझ रहे हो, दांतों से लोहे के चने तोड़ने आपको, समझ रहे, सिंपल चने तो बड़ी मुश्किल से टूटते होंगे, अब लोहे के चने और चबाओ तो समझो कठिन कार्य होगी ना वो, बहुत ज्यादा, है ना। हाँ, टूट फूटी हो जाएगा। ही इज अ हार्ड नट टू क्रैक, ही नेवर एग्रीज इजीली, वो ये समझो बहुत मुश्किल है उसको मतलब करना, क्या वो कभी भी क्या नहीं होता है, वो कभी भी नहीं मानता है, वो कभी भी सहमत नहीं होता है, एग्रीज मतलब सहमत नहीं होता है, वो कभी भी नहीं मानता है किसी चीज को, है ना। तो क्या है, इट्स हार्ड नॉट टू क्रैक, टू अग्री हिम, उसको समझाना, उसको मना लेना लोहे के चने चबाने जैसा है, बहुत मुश्किल कार्य है, ठीक है, ऐसे। अगला देखो, एक और देख लो जी, क्या करेंगे, नटे क्रैक नहीं, नहीं नहीं नहीं, क्रैक का नट होगा, अब उल्टा बोल रही हो, क्रैक का नट, क्रैक अनट, नट को तोड़ना, ठीक है। हाँ हाँ, क्रैक मतलब तोड़ना, हाँ, चटकाना, किसी को तोड़ना, हालांकि एग्जैक्ट उसका देखो तो चटकना, जैसे कहते ना यार क्रैक हो गया इसमें, बोलते ना क्रैक हो गया इसमें, यानी छटक गया, कुछ चटकन हो गई इसमें, ठीक है। चलो इसको देखो जरा, हार्ट एंड सोल, हार्ट सोल, दिल आत्मा, दिलो जान, समझो बात को, यानी कोई काम आप पूरे मन से कर रहे हो, इसका मतलब दिल और जान या तन, सॉरी, मन और दिल, मतलब जो भी है सब लगा के काम कर रहे हो, ठीक है, पूरे मन से कर रहे हो, पूरे दिल से कर रहे हो, है ना, अपना समझ के कर रहे हो सारी चीजें, तो आप क्या कर रहे हो, तो आप कैसे कर रहे हो, विद हार्ट एंड सोल कर रहे हो, कैसे कर रहे हो आप, हार्ट एंड सोल से कर रहे हो, है ना, यानी दिल और जान लगा के कर रहे हो, पूरे मन से कर रहे हो, ठीक है, ये समझते हैं। गिविंग वंस फुल अटेंशन, एनर्जी एंड एफर्ट टुवर्ड्स समथिंग, देना क्या, किसी का यानी जैसे मेरा, तुम्हारा, उनका, उनका, फुल अटेंशन यानी पूरा ध्यान, अटेंशन मतलब होता है ध्यान, अटेंशन मतलब क्या होता है, ध्यान, ठीक है। इसकी वर्ब की जरूरत पड़ेगी तो हम अटेंड लगाते हैं, ठीक है, हालांकि अटेंड का एक और नाम होता है अटेंडेंस, एक और होता है अटेंडेंट, अटेंडेंटी भी होता है, ठीक है, बताऊंगा, ठीक है, चलो। हाँ, अटेंशन प्लीज, ध्यान दीजिए प्लीज, कहीं कहीं इसका वर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है, अटेंशन प्लीज, ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दें, रेलवे स्टेशन पर ध्यान, मतलब ऐसे आपने सुना होगा, कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या फलाना ठिकाना, फलाने ठिकाने प्लेटफॉर्म पर आ रही, अटेंशन प्लीज, या ऐसे, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, तो यहाँ पे अटेंशन ना हो, ठीक है। देखो जरा, लोग यहाँ इसको वर्ब की तरह इस्तेमाल कर जरूर लेते हैं, सेंस ऑफ अटेंशन प्लीज, हम लोग उसको वर्ब समझ भी सकते हैं, लेकिन वो अधूरा बोलते हैं, इसलिए हमको वो वर्ब लगती है, पर वो होता क्या है, नाउन होता है, वो इतना नहीं बोलते हैं, मे आई हैव योर, इतना नहीं बोलते हैं, अटेंशन प्लीज बोल देते हैं, पूरा क्या है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, हैव वर्ब है, अटेंशन नाउन, ठीक है, आगे आगे देखो, तो किसी का पूरा ध्यान देना, या पूरी ऊर्जा लगा देना, या पूरे प्रयास लगा देना की तरफ, किसकी तरफ, किसी चीज की तरफ, किसी चीज की तरफ, तो आप क्या कर रहे हो, कि किससे कर रहे हो, विद हार्ट एंड सोल कर रहे हो। अगला देखो, पुटिंग वंस कंप्लीट एफर्ट, पैशन एंड सिंसियरिटी इनटू समथिंग, डालना किसी की कोई चीज, मतलब क्या डालना, कोई चीज में क्या, प्रयास डालना, पैशन यानी जुनून डालना, सिंसियरिटी यानी पूरी मतलब जो है ईमानदारी डालना, इनटू किस में डालना, किसी चीज, तो वो कैसी स्थिति बनेगी, वो हार्ट एंड सोल वाली स्थिति बन। एग्जाम्पल समझते हैं फिर आपको समझ में आ जाए चीज, देखो जरा, देखो
एग्जाम्पल, शी पुट हर हार्ट एंड सोल इनटू हर वर्क, उसने अपने कार्य में, सॉरी, शी पुट, अच्छा हाँ लगा दी, शी पुट हर हार्ट एंड सोल इनटू हर वर्क, वो अपनी दिल और जान लगा देती है, लगा दी, उसने अपनी दिल और जान लगा दी। पुट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है? पुट ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सी के बाद में क्या है? पुट सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं क्योंकि है फॉर्म नहीं आई। और अगर ये टेंस कौन सा माना जाएगा? पास्ट, क्योंकि प्रेजेंट होता तो इसमें क्या आता? एस आता, एस नहीं आया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है सी, तो यहाँ पे पास्ट टेंस है। तो सिर्फ पुट सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, पुट हर हार्ट एंड सोल इनटू हर वर्क, तो उसने अपने कार्य में दिल और जान लगा दी। ऑफन स्टेइंग लेट टू एंश्योर एवरीथिंग वाज परफेक्ट, अक्सर कर मतलब लेट तक रुक रुक कर, जैसे ऑफिस टाइम हो गया 5 बजे, 6-7 बजे तक काम कर रही है, ठीक है। अब वो ऐसा लेट क्यों रुकती थी? एंश्योर करने के लिए। आ गया ईयर वाला, अभी मैंने ईयर वाला बताया था, बाद में भी लग सकता है, पहले भी। श्योर, पक्का, निश्चित। एंश्योर यानी पक्का करना या निश्चित करना या सुनिश्चित करना। तो ये सुनिश्चित करने के लिए, क्या सुनिश्चित करने के लिए? एवरीथिंग वाज परफेक्ट, कि सब कुछ सही है, सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। चलो अगला देखो जरा, ही सिंग्स विद हिज हार्ट एंड सोल, वो दिल और जान से गाता है, दिल और जान लगा देता है जब वो गाता है। फॉर कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेट मतलब होता है मोहित करना, क्या करना? मोहित करना, आकर्षित करना, खींचना अपनी तरफ, समझ रहे हो? तो क्या कर रहा है? कैप्टिवेट, ई लगा लेना, आईएनजी की जगह ई लगा लेना, कैप्टिवेट मतलब अपनी तरफ खींचना, आकर्षित करना, मोह लेना किसी चीज को, ठीक है। तो क्या कर रहा है वो? कैप्टिवेट कर रहा है, क्या कर रहा है वो? कैप्टिवेट कर रहा है, ठीक है। हाँ, फॉर कैप्टिवेट यानी सब मतलब खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए, किसको? एवरीवन, हर किसी को, विद हिज वॉइस, अपनी आवाज से। तो वो पूरी दिल और जान लगा के गाता है जिससे कि वो लोगों को आकर्षित कर सके, हर किसी को अपनी आवाज। चलो अब एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। लास्ट, अच्छा ये इसको समझ ले, 5 मिनट की बात हो रही है, समझ लेते, ठीक है। हाँ चलो अगली क्लास 5 मिनट लेट हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा बचा। देखो देखो जरा इसको, अ स्लैप ऑन द रिस्ट, स्लैप मतलब होता है थप्पड़ जब नाउन होता है, थप्पड़ मारना जब वर्ब होता है। लिख लो, स्लैप आपका दोनों होता है, स्लैप मतलब क्या होता है? दोनों होता है, नाउन भी और वर्ब भी। थप्पड़, तमाचा, थप्पड़ मारना या तमाचा मारना या देना, ठीक है। ये दोनों अर्थ होते हैं, समझ लेना। फिलहाल यहाँ पे क्या है? फिलहाल यहाँ पे क्या है मुझे नहीं पता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, समझा दे मुझे। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज स्लैप्ड इज हियर? नाउन है। कौन कह रहा है नाउन है? कौन कौन कह रहे हैं? ओके, वर्ब कितने लोग कह रहे हैं? ओके, चलो तो कॉमन सेंस लगा लो। कल मैंने आपको आर्टिकल्स कराए थे और ए लगा है इससे पहले, तो मैंने ये भी तो बताया था आर्टिकल्स किसके पहले आते हैं? एडजेक्टिव तो होते हैं, ये किससे पहले आते हैं? नाउन से पहले। तो स्लैप क्या है यहाँ पे? कॉमन सेंस कहाँ पे है? यहाँ लेके आओ, आज बता, ठीक है। अ स्लैप ऑन द रिस्ट, रिस्ट बोलते हैं हम रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच सुना है? अच्छा, रिस्ट क्लॉक क्यों नहीं कहते हैं? क्लॉक बोलते हैं दीवार घड़ी को, और वॉच बोलते हैं, ठीक है। और अगर कोई कह रहा है ना जरा वॉच में देख के बताना, वॉच में देख के बताना टाइम क्या हो गया, तो वो गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो? दीवार पे टंगी घड़ी में, ठीक है, वॉच में देख के बताना जरा कितने बजे। ओ बेवकूफ, कुछ है क्या? कलाई वाली घड़ी को बोलेंगे रिस्ट वॉच, वॉच, और दीवार वाली घड़ी को बोलेंगे क्लॉक। चलो अब इसको वॉच क्यों बोलते हैं, चलो ये भी बता दे रहा हूँ।
देखो इसको क्या बोलेंगे हम, अलार्म नहीं, वो अलार्म नहीं, अलार्म, अलार्म तो उस घड़ी में दे दिया जाता था। सुनो, इसको वॉच क्यों बोलते हैं? वॉच का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, हम इसको ऐसे देखते हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चलो आ जाओ, बात बताऊंगा, चलो इधर आ जाओ। रिस्ट मतलब कलाई। अब देखो वैसे थप्पड़ कहाँ मारा जाता है? धड़ाम, या फिर पीठ पे, और कैसी लगती है? कैसी लगती है ना? और वही तुमसे कोई प्यार लगे, तुम्हें थोड़ी गुन्ने मुन्ने से थोड़ी ऐसे मत करना, इसका मतलब आपने प्यार से मारा, यानी आप उसको चोट ज्यादा नहीं पहुंचाना चाह रहे, और जब चोट ज्यादा नहीं पहुंचाना चाह रहे इसका मतलब सजा ज्यादा नहीं देना चाह रहे, पनिशमेंट ज्यादा नहीं देना चाह रहे, यही तो आता है। गन्ने मुन्ने से तोड़ दिया, नुकसान हो गया, और वही कोई अड़ोस पड़ोस या वैसा तोड़े तो देख गाल गाल में खींच के, है ना, तोड़ दिया उसने, ऐसे ही तो। चलो, तो स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब क्या होता है? छोटी मोटी सी सजा, हल्की सी सजा, है ना, नाम मात्र की सजा कह सकते हो, है ना, जैसे गुन्नू मुन्नू से तोड़ दिया, ऐसे, है ना। चलो, तो देखो दो तरीके से समझा है। पहला क्या, अ माइनर पनिशमेंट, माइनर का मतलब होता है हल्का, कम, छोटा, ठीक है, ये होता है। तो अ माइनर पनिशमेंट, पनिशमेंट मतलब क्या होता है? दंड, क्या होता है इसका मतलब? दंड, ठीक है, और लिख लो, सजा, दंड, ठीक है। जैसे मैं आपको पनिशमेंट दूं, चेयर बन जाओ, तुमने वोकैबुलरी नहीं सुनाई, ठीक है, ऐसे। देखो अगला देखो, अब माइल्ड, माइल्ड मतलब हल्का, और मिनिमल मतलब बहुत ही कम, बहुत ही कम, नाम मात्र का। मिनिमल मतलब नाम मात्र का, ठीक है। अच्छा, मिनिमम और मिनिमल सुना होगा, मिनिमम यानी सबसे कम, लेकिन मिनिमल उसे अलग होता है, आप दोनों समान समझने की गलती करते हो, नहीं, मिनिमल का मतलब होता है नाम मात्र का, न के बराबर, ठीक है, समझ गए? हाँ चलो, तो अ माइल्ड और मिनिमल पनिशमेंट, माइल्ड मतलब हल्का सा, कहते हैं ना माइल्ड हवा चल रही है, हल्की हल्की सी, हल्की हल्की सी, हालांकि ब्रीज बोल देते हैं, ऐसे कहते हैं ना माइल्ड परफ्यूम, हल्की हल्की सी खुशबू वाली, हल्की हल्की सी, बोलते हैं ना हल्की हल्की, माइल्ड स्माइल, हल्की हल्की सी स्माइल, ठीक है। तो माइल्ड और मिनिमल पनिशमेंट यानी हल्का सा दंड, हल्की सी सजा, किसके लिए? फॉर अ रॉन्ग डूइंग, रॉन्ग डूइंग, डूइंग यानी कार्य, रॉन्ग यानी गलत, गलत कामों के लिए, कुकर्मों के लिए, है ना, गलती कह सकते हो। यूजुअली, सामान्यतः, वन दैट इज कंसिडर्ड टू लीनियंट, खासकर वो चीज जिसको माना जाता है, इज कंसिडर्ड का मतलब है माना जाता है, माना जाता है, जैसे ही इज कंसिडर्ड, जो भी है उसको माना जाता है, क्या माना जाता है? जो भी है, ठीक है। तो दैट इज कंसिडर्ड टू लीनियंट, लीनियंट का मतलब होता है उदार, चलो ठीक है, जा तुझे माफ कर दिया, ठीक है चल, अच्छा मेरे पैसा पैसे नहीं है, ये वो है, जा तुझे माफ कर दिया, मत देना ब्याज ब्याज हर नहीं, मेरा दिल कैसा है? उदार, मतलब कह सकते हो कि मतलब जो है माफी लायक, माफ कर देने वाला दिल वाला हो कोई, है ना, या मतलब उदार हो, उदार एक अच्छा वर्ड है, उदार, उदार, ठीक है। टू मतलब कुछ ज्यादा, ठीक है ना, तो वो क्या है? स्लैप ऑन द रिस्ट, ठीक है। ओहो, शाबाश, क्या लिख रहे हो? उधार? अरे बेवकूफ लड़की, ये उधार अलग है, उधार। अब एक चीज और सुन लो, द प्लस ह इज इक्वल टू ध, जाओ हिंदी विषय की जाओ, ठीक है, चलो आ जाओ इधर एग्जांपल्स पर। द एम्प्लॉई वाज गिवन अ स्लैप ऑन द रिस्ट, यानी एम्प्लॉई को दिया गया था क्या? छोटी मोटी सी सजा, जो काम एम्प्लॉय में होता है काम करने वाले लोग, ठीक है ना, तो उनको कैसी सजा दी गई? उसको एक है कि कैसी सजा दी गई? छोटी मोटी सी सजा दी गई, हल्की सी, काय के लिए? फॉर मिसिंग यानी न करना, छोड़ देना, द डेडलाइन, छूट गई, फॉर छूट मतलब जैसे मानो डेडलाइन का मतलब क्या होता है? डेडलाइन मतलब होता है जैसे तुम्हें कल, यानी कल 8 बजे तक ये प्रोजेक्ट खत्म करके देना है, ये तुम्हारी डेडलाइन है, क्या? कल 8 बजे,
तो जो समय सीमा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेडलाइन। क्या बोलते हैं समय सीमा को, डेडलाइन। ठीक है, चलो। फॉर मिसिंग द डेडलाइन, यानी उसको समय दिया था, नौकरी से बाहर निकाल दूंगा अगर तुमने कल 8 बजे तक काम नहीं किया तो। ठीक है, बट बाहर नहीं निकाला, उसको क्या दिया, a slap on the wrist, हल्की सी सजा दी। डिस्पाइट, के बावजूद भी, द प्रोजेक्ट बीइंग क्रूशियल, इसके बावजूद भी कि जो प्रोजेक्ट था वो बहुत ही ज्यादा जरूरी था। क्रूशियल का मतलब होता है वैसे देखो तो निर्णायक, निर्णायक, यानी कहते हैं ना कि आज का मैच अगर जीत गए तो सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचेंगे, नहीं तो बाहर। यानी वो मैच कैसा है, क्रूशियल। अब इसको डिक्शनरीज में ऐसे भी लिख सकते हैं, आवश्यक, जरूरी, महत्वपूर्ण। तो आप भी लिख, आवश्यक, जरूरी, महत्वपूर्ण, लेकिन उसका एग्जैक्ट क्या लिखोगे, निर्णायक, जो फैसला करने वाला हो, फैसला हो जाए इधर या इधर, क्रूशियल। ठीक है, अगला एग्जांपल समझते हैं। द जजेस डिसीजन वाज क्रिटिसाइज्ड, जो जज थे, जज मतलब न्यायाधीश थे, उनका जो डिसीजन था वो क्या किया गया, उसका क्रिटिसाइज किया गया, यानी उसकी आलोचना की गई। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, किसी की निंदा करना कह सकते हो किसी की। ये कहना नहीं नहीं गलत है, इसने गलत किया है, तो क्या कर रहे हो आप, उसकी आलोचना कर रहे हो, एक तरह से खंडन कह सकते हो, ठीक है, पर आलोचना अच्छा वर्ड है, आलोचना करना किसी को। ठीक है, क्रिटिक, क्रिटिक होता है क्रिटिक, ये लिख लेना, क्रिटिक, आलोचक यानी आलोचना करने वाला। ठीक है, एक होता है क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म, इसका मतलब होता है आलोचना, लिख लेना, सबका लिख लो। ठीक है, आलोचना, आलोचना करने वाला यानी आलोचक, और कहा गया आलोचना करना। ठीक है, लिख लो, आलोचना करने वाला, आलोचना और आलोचना करना, लिख लो तीनों। ठीक है, चलो बस 1 मिनट और। तो जो जज ने डिसीजन दिया था, निर्णय दिया था, उसकी क्या हुई, आलोचना की गई। एज अ स्लैप ऑन द रिस्ट, ऐसे माना गया कि इसके जो जो अपराध है वो बहुत बड़ा था, लेकिन उसको सजा कैसे मिली, एज अ स्लैप ऑन द रिस्ट, छोटी मोटी सी, मामूली सी, नेट सी, मतलब बहुत ही हल्की सी सजा मिली। काय के लिए, फॉर द सीरियस क्राइम, जो सीरियस अपराध था उसके। ठीक है, ये चलो। तो अभी किसी को कोई दिक्कत हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, मुझे पूछो। हाँ, अच्छा, मैं समझा कोई वर्ड, किसी का कोई डाउट, नो? ठीक है, तो जय हिंद सभी को, थैंक यू क्लास।